सतीश जी, दो तीन मैं रिपोर्ट कार्ड के बारे में जिक्र और कर दूं, जैसे पहले भी इन्होंने भी जिक्र किया कि जो थाना लेवल मीटिंग है जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करती है, 7 थानों में कोई भी मीटिंग नहीं हुई पिछले 1 साल में। क्या वो थाने ऐसे थे जहां पर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी, जहां ज़रूरत ही नहीं थी मीटिंग करने की? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, जहां जो क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं उन पर बात होती है। 24 एमएलएज ने आज तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की पिछले 1 साल में एक भी बैठक नहीं अटेंड की। राशन विजिलेंस कमेटी, राशन की शिकायतें, गरीब आदमी की राशन की शिकायतें लगातार बनी रहती हैं और ये रिपोर्ट कार्ड कहता है कि पिछले 1 साल में 69 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जहां पे 28 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां पे कोई बैठक नहीं हुई और 59 में शायद साल में एक आध बार बैठक हुई हो। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो दिखा रहा है कि दिल्ली के विधायक अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूं। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि आपने कहा कि इतने थाने ऐसे हैं जहां पर एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब कोई भी पुलिस और प्रशासन निरंकुश तब होता है जब हम चुने हुए प्रतिनिधि, मान लीजिए हैं, जो भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके पास तमाम लोग आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। उसको जो एक इनसाइड व्यू पता होता है वो पुलिस को नहीं पता होता। तो दोनों मिलकर के एक अच्छा रिजल्ट उस क्षेत्र में दे सकते हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये कमेटियां, और इसमें सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां सरकार के साथ साथ दलों की ज़्यादा है, क्योंकि दलों की जो मॉनिटरिंग है वो जो कमेटियां बनी हुई हैं उन कमेटी में लोग जाते हैं कि नहीं जाते, विधानसभा में ठीक से अटेंड करते हैं कि नहीं करते, सत्र में वो भाग लेते हैं कि नहीं लेते, वो सत्र में अपनी समस्याओं को रखते हैं कि नहीं रखते। इसी तरह से कमेटियों की जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर डेवलपमेंट कमेटी में नहीं जाएंगे तो ये अपने आप में उदाहरण है कि क्षेत्र का विकास होगा कैसे। अलका जी, पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी क्या क्या आपको लगता है? सिर्फ चुनाव में टिकट दे देना, उसके बाद चुनाव लड़वाने तक उम्मीदवार की जीत के लिए कोशिश करना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती है कि उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि भाई मैं अगले 5 साल देखूं कि मेरा विधायक निरंकुश ना हो, जनता के काम करे, जनता के बीच जाए, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाए और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी जो है अपने उस विधायक के ऊपर, चुने हुए पर पूरी नजर रखे। शिकायतें ऑफिस में आती हैं कि विधायक को हमने ये काम कहा, वो काम कहा, डिले हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें जवाब दीजिए। तो संगठन के ऑफिस तक ये बात उठती है, जिससे सीधा प्रदेश जो है अपने जिला अधिकार कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे होते हैं या ब्लॉक तक जाकर उनको खबर करते हैं कि विधायक को, और बुलाया भी जाता है। हमारे यहाँ पर जो विधायकों की मीटिंगें समय समय पर होती हैं, उनसे उस समय अवगत कराया जाता है कि आपके जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्होंने ये समस्याएं आपको दी हैं, इस पे काम क्यों नहीं हुआ नहीं। तो बिल्कुल ये रहता है जो होना भी चाहिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि 5 साल के लिए अब आप कुछ भी करिए, आपको कम से कम कोई हटा नहीं सकता। जो कोई फैसला होगा 5 साल के बाद होगा। तो मुझे लगता है इसे फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए बिल्कुल पार्टी कुछ भी करते रहे, नजर जनता की रहती है और जनता की नजर का ही नतीजा है कि सतर्क नागरिक संगठन ने ही दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई के इंटरनेट पर, वेबकास्ट पर सीधे प्रसारण को लेकर एक लड़ाई लड़ी। और हालांकि सीआईसी ने इसमें निर्णय दिया 2012 में, और सीआईसी ने इसमें कहा कि सेक्शन 4 के तहत जब संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण होता है तो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई का भी सीधा प्रसारण होना चाहिए। सीआईसी ने ऐसा निर्णय दिया, लेकिन सीआईसी के निर्णय को लागू करवाने के लिए सतर्क नागरिक संगठन और अन्य जिम्मेदार नागरिकों को 1 साल का कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद आखिर उन्हें सफलता मिली। क्या ये पूरा मामला है, ये देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण जनता तक, राज्यसभा की कार्यवाही का भी लाइव टेलीकास्ट देश की जनता तक। तो आखिर विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण क्यों नहीं? जनता भी तो देखे कि उनके अपने विधायक उनकी समस्याओं को कितना विधानसभा में उठाते हैं। चुनाव में किए गए वायदे विधानसभा के सवाल बन पाए या फिर विधायक बनते ही सारे वायदे हवा हो गए? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ दिल्ली के रहने वाली आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई लगाई। पूरा मामला केंद्रीय सूचना आयोग पहुंचा। आयोग ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करे। सीआईसी ने आरटीआई कानून के सेक्शन 4 के तहत कहा कि जनता का अधिकार है कि वो विधानसभा की कार्यवाही देखे। सीआईसी के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार ने पूरे मामले को 1 साल तक लटका के रखा, पर लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायतों से
2012 का फैसला 2013 में लागू किया गया। दिल्ली विधानसभा ने इंटरनेट के माध्यम से विधानसभा का आखिरी सत्र का वेबकास्ट प्रसारण किया। इस लाइव टेलीकास्ट करने के साथ ही दिल्ली देश का तीसरा राज्य बन गया जिसने विधानसभा सत्र का जनता के लिए सीधा प्रसारण किया। इससे पहले इस कड़ी में सिर्फ केरल और आंध्र प्रदेश राज्य ही शामिल थे। ये जनता का हक था जो जनता को मिला। ये आरटीआई की ताकत थी जो पारदर्शिता आई। नेता स्मार्ट हो रहे हैं, ये और बात है कि उनकी स्मार्टनेस किसी और काम में ही दिखाई देती है। पर नेताजी शायद आप भूल गए, ये जनता है, ये सब जानती है और ये जानती ही नहीं आरटीआई भी लगाती है और मीडिया में छपवाती भी है। तो जरा संभल के। चाणक्य ने कहा था कि दुर्जन व्यक्ति जितना नुकसान अपनी दुर्जनता से नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा नुकसान सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता से कर लेता है। चुनाव का समय है, आप भी घर से बाहर निकलिए क्योंकि आपके पास ही वो हक है, वो अधिकार है कि आप एक ईमानदार और पारदर्शी प्रतिनिधि चुन सकते हैं। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो ये रिपोर्ट थी और बहुत अच्छी एक पहल हुई है कि कम से कम विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और अलका जी, लेकिन अब सवाल है कि ऐसा कई जगह पर शुरू हुआ लेकिन बहुत अच्छे से चल नहीं पाया क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, हम विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण दें, उसमें बहुत सारी चीज़ें विधायकों को लगता है कि ना ही जाए जनता के बीच तो ज़्यादा अच्छा है। आपको लगता है कि ये होना चाहिए और इस पर अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो जनता ये आश्वस्त रहे कि पारदर्शिता बढ़ेगी, जनता के बीच जो है ये संदेश जाए। बिल्कुल, देखिए मैं इस कदम का स्वागत करती हूँ क्योंकि लोकसभा चैनल और राज्यसभा चैनल ऐसे जो सीधा प्रसारण दिखाते हैं और जिसमें साफ तौर पर लोगों को खुद को पता चलता है कि उनका लोकल जो है सांसद जो है वो लोकसभा विधानसभा में किस तरह की उनकी मांगों को लेकर लड़ाई को लड़ रहा है और काम हो रहे हैं उसके। मैं इसी तरह का मैं चाहती हूँ ये मॉडल जो है बिल्कुल बहुत कामयाब मॉडल रहा है लोकसभा और राज्यसभाओं में, इसको विधानसभाओं में जो है वो लागू किया जाना चाहिए ताकि एक नजर जब आम जनता की रहेगी अपने विधायक के ऊपर तो विधायक भी मुझे है कि पूरी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। जिन आपने कहा सत्तारा ने कभी प्रश्न ही नहीं किए 5 साल में, मुझे लगता है कि सब बढ़ चढ़ के प्रश्न करेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनकी जो वोटर है, जो उनकी आम जनता है, वो उनके संघर्ष को उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए देख रही है। सतीश जी, ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद बीजेपी से करें लोग, जब चुनाव का मौका है, उम्मीद करें कि दिल्ली और जो 5 राज्यों की अगर खास बात करें तो बीजेपी ज्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स के पक्ष में खड़ी दिखाई देगी? नहीं, बीजेपी शुरू से, अशोक जी, इसमें कोई सवाल ही नहीं। हम तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल लोगों को अपनी चीज़ों को जानने का हक है। अगर हम सदन में होते हैं, सदन में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम जनता की कितनी चिंता कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पर हम जनता के पक्ष को रख रहे हैं, ये सबको जानने का हक है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बीजेपी चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी इवन जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे एमसीडी में हम तो चाहते हैं कि एमसीडी में भी आज नैरो कास्टिंग का जमाना है, लोगों को ये सब कुछ सामने दिखना चाहिए कि हमारा व्यवहार क्या है, हम कहते क्या है और हम करते क्या है। तो हमारे कहने और करने में जो फर्क वो नहीं दिखना चाहिए। और बीजेपी शुरू से ट्रू लोक डेमोक्रेसी की पक्षधर है और उसको जितना ज्यादा हम नैरो कास्टिंग में लेकर के आएंगे, जितना ज्यादा लोगों को हम सामने दिखाएंगे, उतना ही पक्ष लोगों के सामने आएगा कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के प्रश्न कर रहे हैं और हमारा आचरण कैसा है। बिल्कुल, आचरण कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ उम्मीद करेंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो हमें यहां पे जो वायदे किए गए वो चुनावी वायदे साबित नहीं होंगे, उन पर अमल भी होगा। ट्रांसपेरेंसी के हक में दोनों पार्टियां काम करेंगी और हम आपको भी कहेंगे कि वोट देने से पहले अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड जरूर देखें और जीतने के बाद उसकी जवाबदेही जरूर तय करें, आरटीआई का इस्तेमाल करें और उससे अपनी विधायक की जवाबदेही तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश उपाध्याय जी और अलका जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात हुई खास करके दिल्ली के विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ट्रांसपेरेंसी की बात हुई, लेकिन देश भर में इस बीच आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा वो सब समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में जड़मान ग्राम पंचायत का घोटाला हुआ था और इसका जो खुलासा हुआ था वो सूचना का अधिकार कानून से हुआ था। 1990 में राजस्थान सरकार ने हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए, जिसमें वो स्कूल, शिक्षा, नाली, सड़क जैसे उनको विकास करने थे। और पूरे राजस्थान में 9000 ग्राम पंचायतें हैं। जब जनवाड़ ग्राम पंचायत के 70 ग्रामीणों ने सूचना अधिकार कानून आरटीआई डालकर ये जानना चाहा कि आखिर इतना बड़ा फंड आया और गया कहां, तो जो जानकारी निकल कर आई वो काफी चौंकाने वाली थी। जो भी इतना बड़ा फंड था उसमें 70% से ज्यादा फंड का भ्रष्टाचार किया गया, यानी कि विकास के कामों में लगा ही नहीं, केवल 30% ही विकास के कामों में लग पाया। और यह खुलासा हुआ था सूचना का अधिकार कानून से। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी किया है फरमान, नरेगा और पीडीएस जैसी योजनाओं की सूचनाओं को सार्वजनिक करना होगा।
नोडल एजेंसी डीओपीटी ने सभी राज्य सरकारों को जारी किया है फरमान। कहा है कि आरटीआई कानून के तहत जो धारा 4 के तहत सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करना होगा। सरकार की इसके पीछे मंशा है कि सरकारी विभागों के अंदर जो पारदर्शिता का ग्राफ है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके। इसके तहत जो आरटीआई का आवेदन है उसमें भी कमी आएगी। सरकार ने कहा है कि जो ग्राम पंचायत, जो विभाग, जो ब्लॉक लेवल के स्तर की जो सूचनाएं हैं उनको सार्वजनिक करना बेहद ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर 24 साल क्रिकेट जीवन में बिताए और जब वो विदा हो रहे थे उसी दिन केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया। हालांकि जो केंद्र सरकार का जो फैसला था उससे पूरा देश खुशी मनाया और ये माना कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन जो सूचना के अधिकार कानून से जो खुलासा हुआ है उसमें गृह मंत्रालय में आरटीआई पड़ी, उसमें आरटीआई में ये माना गृह मंत्रालय ने कि और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो महान हैं, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा जैसे और भी लिस्ट में नाम शामिल है। लेकिन फिलहाल सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है। खबर मुंबई से है। आरटीआई कानून को हो गए 8 साल लेकिन अब तक नहीं बन सकी है वेबसाइट। जी हां, महाराष्ट्र सरकार को आरटीआई जागरूकता के लिए एक वेबसाइट बनानी थी लेकिन अब तक वेबसाइट नहीं बन सकी है। नोडल एजेंसी जीएडी को आईटी के साथ मिलकर ये वेबसाइट बनानी थी लेकिन उसने अब तक नहीं बनाया है। इससे पहले हैरानी की बात इसमें और सामने आई है कि जो विभाग का पीआईओ है उनको इस बाबत कोई जानकारी ही नहीं है। इससे पहले राज्य सूचना आयोग ने जीएडी और आईटी के ऊपर इस बाबत 5,000 रुपए का जुर्माना लगा चुका है लेकिन अभी तक वेबसाइट नहीं बनी है। इस पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता बिहार ध्रुवे ने लगाई थी आरटीआई। पटना विश्वविद्यालय में कुलपति, तत्कालीन कुलपति जो थे वो के झा थे, उन्हें यशवंत सिन्हा को डीलिट के जो उपाधि है उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन सूचना के अधिकार कानून से जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार जो उन्हें डीलिट की उपाधि दी गई वो नियमों को ताक पर रख करके दिया गया, नियमों को ख्याल नहीं रखा गया। इस तरीके के जो सूचना के अधिकार कानून से जो बातें सामने आई है उसके अनुसार सिर्फ यशवंत सिन्हा ही नहीं, इग्नू के तत्कालीन जो कुलपति थे एचपी दीक्षित, उन्हें भी नियमों को ख्याल नहीं रखा गया और उन्हें भी जो डीलिट की उपाधि दी गई थी वो भी सही नियमों का पालन करते हुए नहीं दिया गया था। सूचना देने के लिए देने होंगे 22 लाख रुपए। खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के रहने वाले मनोज अग्रवाल ने जब अपनी जमीन की जानकारी के लिए सूचना अधिकार कानून का प्रयोग किया और जाना चाहा अपनी जमीन से जुड़े जो दस्तावेज है वो निकालवाने चाहे तो रजिस्ट्रार विभाग ने मनोज अग्रवाल को कहा कि इस सूचना को पाने के लिए आपको 22 लाख रुपए देने होंगे। रजिस्ट्रार विभाग ने यह अपनी दलील दी कि जमीन का मामला है और काफी पुराना मामला है, इसलिए 7,000 से ज्यादा फाइलों का इंस्पेक्शन होगा, कई हजार कागजों से जानकारी निकालनी पड़ेगी, इसलिए इसका जो खर्च आएगा वो 22 लाख रुपए होगा। रजिस्ट्रार विभाग ने अपनी पूरी एक लिस्ट बना के मनोज अग्रवाल के पास भेजा जिसमें कहा कि इंस्पेक्शन के लिए 1,39,000, कॉपी है यानी कि जो प्रतिलिपि है उसके लिए 70,000 रुपए और इसके साथ ही जो स्टाम्प पेपर है उसके लिए 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है janne-ka-hak@gmail.com और आप हमारे ट्विटर हैंडल @janne-ka-hak से भी जुड़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।